गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मैं पंकज जायसवाल, आपको आप लोगों के इस क्लास में बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है। दोस्तों, हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे मोनोसैकेराइड्स के बारे में। तो हमने ग्लूकोज से संबंधित, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से संबंधित जितने केमिकल रिएक्शन हैं वो सारे बता दिए थे। मोनोसैकेराइड में हमारे कोर्स में सिर्फ ग्लूकोज है ना। अब हम मूव करते हैं डाइसैकेराइड्स की तरफ। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? जैसा कि बोर्ड पे आप देख पा रहे हो, मैंने पहले ही लिख दिया है। डाइसैकेराइड में दो मॉलिक्यूल होते हैं मोनोसैकेराइड के, है ना। जब डाइसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है एंजाइम के प्रेजेंस में या डाइल्यूट एसिड यानी डाइल्यूट तनु अम्लों की उपस्थिति में, जब इनका हाइड्रोलिसिस जल अपघटन किया जाता है तो या तो सेम या डिफरेंट, दो सेम या दो डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स ये हमको देते हैं हाइड्रोलिसिस जल अपघटन करने पर। तो इन्हीं को हम डाइसैकेराइड्स कहते हैं। बेसिकली मुख्यतः तीन तरह के डाइसैकेराइड जो बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है ना। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज का अगर जल अपघटन किया जाता है, हाइड्रोलिसिस किया जाता है एसिड के प्रेजेंस में, डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में या एंजाइम के प्रेजेंस में, तो ये ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड देता है ग्लूकोज, और दूसरा मोनोसैकेराइड जो मिलता है वो है फ्रक्टोज। जबकि माल्टोज को अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए, जल अपघटन किया जाए अम्ल की उपस्थिति में, तो ये केवल दोनों मॉलिक्यूल सेम देता है, ग्लूकोज के दोनों मॉलिक्यूल हमको देता है। जबकि लैक्टोज का अगर जल अपघटन किया जाए अम्ल की उपस्थिति में, तो ये ग्लूकोज देता है और गैलेक्टोज देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपस में C4 एपीमर्स हैं, मतलब चौथे कार्बन पे, चौथे कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन दोनों का डिफरेंट होता है। एपीमर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये तीन मेन, मुख्य रूप से यही तीन आपके डाइसैकेराइड हम लोग स्टडी करते हैं, इन्हीं तीन डाइसैकेराइड्स के बारे में। अब इन्हीं तीनों के संरचनाएं, स्ट्रक्चर समझना है हमको। तो स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर समझने के लिए यहां पे आपको बना के दिखाया गया है, मैं आपको क्लियर करता हूं। सुक्रोज या इसको केन शुगर भी कहते हैं। गन्ने का जो जूस होता है, चीनी जो होती है ना, वो केन शुगर होता है और उसी को सुक्रोज कहते हैं। जो नॉर्मली हम लोग घर में चीनी इस्तेमाल करते हैं वो सुक्रोज होता है। इसको इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था, इस पिछली क्लास में ही बताया है कि सुक्रोज का जब जल अपघटन किया जाता है तो सुक्रोज का विशिष्ट घूर्णन यानी स्पेसिफिक रोटेशन 66.5 डिग्री होता है। कितना होता है? 66.5 डिग्री होता है प्लस में। मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 66.5 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में रोटेट करता है। मतलब ये कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है। कौन? सुक्रोज। या आप ये कहें कि हिंदी में इसको कहेंगे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ है। कौन? सुक्रोज। अब जब इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो एक दो चीजें मिली, एक मिला ग्लूकोज और एक मिला फ्रक्टोज। ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है, विशिष्ट घूर्णन है, वो है 52.5 डिग्री प्लस में। मतलब दो उत्पाद मिले, दो प्रोडक्ट मिले, दोनों में से एक प्रोडक्ट जो ग्लूकोज है वो अब रिएक्टेंट की तरह ही दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है ना। अब दूसरे की बात करें तो दूसरे का स्पेसिफिक रोटेशन यानी विशिष्ट घूर्णन 92.8 डिग्री नेगेटिव में है। इसका मतलब कि ये रोटेशन न्यूट्रल है ना। अब ये ग्लूकोज के केस में, ग्लूकोज ने इसको इस डायरेक्शन में घुमाया 52.5 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसी में बना हुआ जो सुक्रोज है वो इसको इतना तो वापस ले जाएगा और फिर इसको यहां तक
मतलब टोटल रोटेशन जो है 92.8 डिग्री होगा नेगेटिव में। मतलब जितना आप क्लॉकवाइज गए थे उससे ज्यादा आप एंटी क्लॉकवाइज गए। तो जो मिक्सचर मिला ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, वो मिश्रण क्या करेगा, नेट रिजल्ट ये होगा कि ये दक्षिणावर्त दिशा में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा था, और ये मिश्रण इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है ना। पहले रिएक्टेंट जब था तो क्लॉकवाइज रोटेशन में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट में बदला, जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिले, मिक्सचर का नेट रोटेशन नेगेटिव है। इसका मतलब कि वो लीवो रोटेटरी सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा वो मिश्रण। तो रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी और प्रोडक्ट जो है वो लीवो रोटेटरी हो गया, यानी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, कॉन्फ़िगरेशन उलट गया। इसको कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन होने की वजह से ही सुक्रोज को नाम दिया जाता है इन्वर्ट शुगर। क्या नाम दिया जाता है, इन्वर्ट शुगर। आई बात समझ में। तो ये सुक्रोज, केन शुगर और इन्वर्ट शुगर कुछ भी कहिए, है क्या, सुक्रोज ही है। क्लियर कट इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब देखिए ये बनता कैसे है। हाँ, ये तो कंफर्म है कि एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से सुक्रोज बनेगा। अब ग्लूकोज हमारे पास देखिए, आप ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी डाइसैकराइड या पॉलीसैकराइड, कोई भी ओलिगोसैकराइड है, कोई भी पॉलीसैकराइड है ना, उसमें जो मोनोसैकराइड यूनिट इस्तेमाल होंगी, वो मोनोसैकराइड यूनिट्स साइक्लिक फॉर्म में कंबाइन होती हैं, ओपन चेन फॉर्म में कंबाइन नहीं होती, साइक्लिक फॉर्म में कंबाइन होती हैं। तो ग्लूकोज, पहला ग्लूकोज है, तो कौन सा ग्लूकोज इस्तेमाल होगा जी, बिल्कुल अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। पाइरानोज रिंग का मतलब पाइरानोज लगा हुआ है, ग्लूकोपाइरानोज लिखा है, इसका मतलब साइक्लिक चेन से मतलब है। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज मतलब अल्फा फॉर्म, मतलब पहले कार्बन पे जो OH ग्रुप होगा, फर्स्ट कार्बन पे जो OH ग्रुप होगा वो नीचे की तरफ होगा, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ होगा। और फ्रक्टोज कौन सा इस्तेमाल होगा, फ्रक्टोज अल्फा वाला नहीं इस्तेमाल होगा, फ्रक्टोज बीटा वाला इस्तेमाल होगा। मतलब पहले कार्बन पे या दूसरे कार्बन पे कह लें, क्योंकि सुक्रोज के दो साइक्लिक संरचनाएं हमने आपको समझाई थी। मैंने बताया था कि सुक्रोज 5 मेंबर्ड रिंग भी बनाता है और 6 मेंबर्ड रिंग भी बनाता है। जब सुक्रोज किसी के साथ जुड़ता नहीं है, अलग रहता है, तो 6 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में रहता है। और जब सुक्रोज किसी के साथ, जैसे अब यहां कंबाइन होना पड़ेगा ग्लूकोज के साथ, तभी तो सुक्रोज बनेगा। तो फ्रक्टोज जब ग्लूकोज के साथ कंबाइन होगा, जब भी फ्रक्टोज कंबाइंड स्टेट में आता है तो 5 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में, यानी फ्यूरानोज रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज ये कंपाउंड इस्तेमाल होता है सुक्रोज में, यानी कि ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म और फ्रक्टोज का बीटा फॉर्म। ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म और फ्रक्टोज का बीटा फॉर्म ये कंबाइन होंगे, है ना। ये पहला कार्बन है और इसका ये दूसरा कार्बन है ना। जो पहले कार्बन पे OH नीचे था तो अल्फा हो गया। अब फ्रक्टोज में दूसरे कार्बन पे OH ऊपर की तरफ देखिए दिख रहा है, इसका मतलब ये बीटा फॉर्म हो गया। अब ये दोनों कंबाइन कैसे होंगे, दोनों में से किसी एक से OH और दूसरे से हाइड्रोजन, किसी एक से, चाहे ऊपर से OH नीचे से हाइड्रोजन, चाहे नीचे से OH ऊपर से हाइड्रोजन, वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, जल के फॉर्म में निकल जाएगा। तो एक ऑक्सीजन जो बचेगा वो दोनों को जोड़ देगी। ये ऑक्सीजन के माध्यम से दोनों आपस में, दोनों रिंग जुड़ गई। तो इसको कहते हैं, इस तरह के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं, इस तरह के लिंकेज को कहते हैं
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसके पहले अल्फा बीटा लगा है क्योंकि एक मोनोसैकेराइड का अल्फा फॉर्म यूज हुआ है और दूसरे मोनोसैकेराइड का बीटा फॉर्म यूज हुआ है, तो इसलिए अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं इसको। आया बात समझ में? क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में दूर कर दूंगा। क्लियर है? तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो फिर हम अगले डाइसैकेराइड पे आते हैं जिसका नाम है माल्टोज। नोट करिए इसको। सुक्रोज हो गया। आइए अब देखते हैं माल्टोज के बारे में। माल्टोज को माल्ट शुगर कहते हैं। जब हम चावल बनाते हैं तो चावल में बहुत सारा माल्ट निकलता है ना। चावल में जो शुगर होती है वो माल्ट शुगर होती है, उसी को कहते हैं माल्ट शुगर, और वही माल्टोज होता है ना। तो जब चावल बहने लगे तो जो पानी निकलता है बह बह करके, उसमें टोटली माल्टोज होता है, माल्ट शुगर होता है। तो इसका प्रिपरेशन अगर करना है माल्टोज का, तो हम स्टार्च के फ्रैक्शनल हाइड्रोलिसिस, आंशिक जल अपघटन से, किसके? स्टार्च के आंशिक जल अपघटन से, फ्रैक्शनल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च से कर सकते हैं। और जिस एंजाइम के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होता है, जल अपघटन होता है, उसका नाम है डायस्टेज। क्या नाम है? डायस्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, जो कि माल्ट में होती है। तो ये स्टार्च का फॉर्मूला है ना। इसके 2 मॉलिक्यूल लिए और n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जब ये आपस में हाइड्रोलाइज होंगे तो पूरी तरह से हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो ग्लूकोज बन जाएगा। लेकिन पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ये डायस्टेज एंजाइम का मतलब ही है कि पार्शियल फ्रैक्शनल हाइड्रोलिसिस होगी, पार्शियल आंशिक जल अपघटन होगा, तो क्या बनेगा? माल्टोज बनेगा। माल्टोज सिर्फ ग्लूकोज का बना होता है। इसमें जो दोनों मोनोसैकेराइड हैं, वो दोनों मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज होते हैं। तो ग्लूकोज दोनों के दोनों अल्फा डी प्लस ग्लूकोज हैं। कौन से ग्लूकोज हैं? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज हैं। यानी कि दोनों, पहला ग्लूकोज भी अल्फा डी ग्लूकोज है, दूसरा ग्लूकोज भी अल्फा डी ग्लूकोज है। अब पहले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, ये देखिए फर्स्ट कार्बन, पहले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरे ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन के बीच जब जुड़ते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ जाएंगे। तो ये पहले और चौथे के बीच हुआ तो 1,4 और अल्फा दोनों है, तो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। इस लिंकेज को कहते हैं 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और इस कंपाउंड का नाम है माल्टोज। तो माल्टोज में दोनों मोनोसैकेराइड यानी दोनों अल्फा डी ग्लूकोज 1,4 अल्फा या अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े रहते हैं। तो ये है माल्टोज या माल्ट शुगर का स्ट्रक्चर या संरचना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं, बहुत ज्यादा कोई समस्या नहीं है। बस सीधे सीधे अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहां बनाना है, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहां बनाना है, और उन दोनों के इसके पहले कार्बन पे जो OH है और इसके चौथे कार्बन पे जो OH है, दोनों OH के कॉम्बिनेशन से जल का अणु, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ऑक्सीजन दोनों के बीच बॉन्डिंग के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा, जिसको कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पहले और चौथे कार्बन के बीच हुआ इसलिए 1,4, और दोनों अल्फा है इसलिए अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आई बात समझ में? तो ये था माल्टोज। तीसरा है लैक्टोज। लैक्टोज शुगर जो होता है वो दूध में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। मिल्क में भी तो शुगर होता है ना। तो जो शुगर होता है लैक्टोज में, लैक्टोज शुगर हमेशा किस में पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है, इसलिए इसको मिल्क शुगर भी कहा जाता है। हमने पढ़ाया था आपको कि
ये अभी पिछले इसके पहले वाले सेक्शन में बताया मैंने कि लैक्टोज का अगर वो हाइड्रोलिसिस किया जाए, जल अपघटन किया जाए अम्ल की उपस्थिति में या एंजाइम की उपस्थिति में, तो जो दो मोनोसैकेराइड यूनिट मिलती हैं उसमें एक ग्लूकोज होता है और एक गैलेक्टोज होता है। हमने आपको यह भी बताया था कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में सिर्फ और सिर्फ, यहां पे थोड़ा जगह नहीं है हमारे पास, नहीं तो मैं आपको एक बार फिर स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। CHO, C, OH, H, C, इधर OH, इधर H, C, H, OH, C, H, OH और लास्ट में CH2OH। दिख रहा होगा, ऐसा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। ये ग्लूकोज है। और गैलेक्टोज में क्या करना होता है कि ये देखिए, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, चौथे कार्बन पे इधर OH को लगा देना है और इधर हाइड्रोजन को लगा देना, ये गैलेक्टोज हो गया। तो चौथे कार्बन पे डिफरेंस होता है, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर में। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे दोनों बीटा फॉर्म में इस्तेमाल होंगे। लैक्टोज शुगर में गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों बीटा फॉर्म में इस्तेमाल होंगे, मतलब पहले कार्बन पर दोनों में OH ग्रुप ऊपर की तरफ होंगे, ठीक है। नीचे की तरफ हो जाते हैं तो अल्फा हो जाता है, ऊपर की तरफ चले गए तो बीटा हो गया। तो दोनों बीटा फॉर्म में होंगे और दोनों पायरानोज रिंग के फॉर्म में। मैंने आपको पहले बताया कि जब कंबाइन होते हैं मोनोसैकेराइड्स ओलिगोसैकेराइड बनाने के लिए या पॉलीसैकेराइड बनाने के लिए, तो हमेशा साइक्लिक फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बीटा 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 दोनों हैं, तो इसलिए दोनों में OH ऊपर की तरफ होंगे और पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये चौथा कार्बन है, ये वाला चौथा कार्बन है। तो देखिए, चौथे कार्बन में इसमें OH ग्लूकोज है, तो OH नीचे की तरफ है, लेकिन गैलेक्टोज में यही OH ऊपर की तरफ चला जाता है। और कॉम्बिनेशन में पहले गैलेक्टोपायरानोज लिखा जाएगा, उसके बाद ग्लूकोपायरानोज लिखा जाएगा। मतलब गैलेक्टोपायरानोज ग्लूकोपायरानोज से कंबाइन होगा, ना कि ग्लूकोपायरानोज गैलेक्टो का। बात वही है, लेकिन इसका पहला कार्बन, जिसका फर्स्ट कार्बन इस्तेमाल होगा वो पहले लिखेंगे, जिसका फोर्थ कार्बन इस्तेमाल होगा वो बाद में लिखेंगे। तो अल्फा बीटा डी गैलेक्टोपायरानोज और बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। बीटा डी गैलेक्टोपायरानोज के फर्स्ट कार्बन पे और बीटा डी ग्लूकोपायरानोज के फोर्थ कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में वाटर निकल जाएगा और ये क्रॉस लिंक टाइप का बन जाएगा, है ना। कैसा बन जाएगा? क्रॉस लिंक टाइप का। तो इसे, क्योंकि दोनों बीटा फॉर्म है, इसलिए बीटा 1,4 या 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। और ये है लैक्टोज की संरचना या लैक्टोज का स्ट्रक्चर। बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बहुत सिंपली। बस हमको थोड़ी कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी कि सुक्रोज में हमने क्या बताया था आपको। सुक्रोज में मैंने बताया था कि अल्फा डी ग्लूकोज इस्तेमाल होगा और बीटा डी फ्रक्टोज इस्तेमाल होगा। और अल्फा डी ग्लूकोज के पहले कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप के कॉम्बिनेशन से वाटर निकल जाएगा और 1,2 अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। केवल वहीं पर सुक्रोज में ही ग्लूकोज का पहला कार्बन और ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन के बीच लिंकेज होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बाकी सब में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। बाकी दोनों में, माल्टोज में देखिए 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, लैक्टोज में देखिए 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। दूसरी बात ये कि माल्टोज में दोनों अल्फा डी ग्लूकोज इस्तेमाल होते हैं, पहले का फर्स्ट कार्बन, दूसरे का फोर्थ कार्बन, तो 1,4 और अल्फा है तो 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन लैक्टोज में दोनों, पहले बीटा डी गैलेक्टोपायरानोज और फिर बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। बीटा डी गैलेक्टोपायरानोज के फर्स्ट कार्बन पे और बीटा डी ग्लूकोपायरानोज के फोर्थ कार्बन पे
के बीच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है और ये क्रॉस लिंक टाइप का बनता है, क्रॉस लिंक बनता है, इसलिए इसको बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो ये है लैक्टोज की कहानी और ये है माल्टोज की कहानी। आई बात समझ में? क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट मन में पाल के ना रखें, जो भी समस्या हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, नोट कर लीजिए इसको। डाइसैकेराइड्स के बाद अब आते हैं पॉलीसैकेराइड्स पे। पॉलीसैकेराइड्स हमने आप लोग जानते हो अच्छी तरह से कि इसमें बहुत सारे 100,000 और भी ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट होती हैं। मतलब अगर इनकी हाइड्रोलिसिस किया जाए, एसिड की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में इसका जलअपघटन किया जाए तो ये 10 से ज्यादा, मोर देन 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं। तो इनको पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। इनको एक और नाम से जानते हैं, ग्लाइकेंस। किसके नाम से? ग्लाइकेंस। अब इसमें जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, ये मुख्य रूप से यही आपके पॉलीसैकेराइड पढ़ने होते हैं हम लोगों को। तो हमने सबसे पहले लिया है स्टार्च। स्टार्च जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल का काम करता है प्लांट सेल्स में, है ना। मतलब वनस्पति कोशिकाओं में ये रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व मतलब कि संचित भोज्य पदार्थ, संचित भोज्य पदार्थ रिजर्व फूड मटेरियल का काम करता है। कौन? स्टार्च। मतलब प्लांट्स जो होते हैं अपना जो खाना रिजर्व करके रखते हैं, है ना, वो स्टार्च के रूप में रखते हैं। दूसरी बात ये, इसमें हमेशा 2 पार्ट होते हैं, 2 भागों से बना होता है और दोनों भाग जो है पॉलीसैकेराइड है ग्लूकोज के। 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, दोनों पार्ट क्या है? ग्लूकोज के पॉलीसैकेराइड्स है। पहला पार्ट कहलाता है अमाइलोज। क्या कहलाता है? अमाइलोज। और दूसरा पार्ट कहलाता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है वो लगभग 15 से 20% पार्ट स्टार्च का बनाता है और बाकी 80 से 85% पार्ट अमाइलोपेक्टिन बनाता है ना। अमाइलोज क्या करता है? स्टार्च का 15 से 20% भाग बनाता है और अमाइलोपेक्टिन स्टार्च का 80 से 85% भाग बनाता है। ये अमाइलोज जो होता है, अमाइलोज वाटर में सोल्यूबल होता है। मतलब ये स्टार्च का जो पार्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, जल में घुल जाता है, वो अमाइलोज होता है। और स्टार्च का जो पार्ट वाटर में नहीं घुलता वो होता है अमाइलोपेक्टिन। क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन। क्लियर होना चाहिए, है ना। अमाइलोज 15 से 20% भाग बनाएगा, अमाइलोपेक्टिन 80 से 85% भाग बनाएगा। अमाइलोज वाटर सोल्यूबल पार्ट है, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसोल्यूबल पार्ट है। ये जो है अमाइलोज, इसमें ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज की एक लीनियर चेन 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ती जाती है। मतलब एक लाइन में, एक लीनियर फॉर्म में अल्फा डी ग्लूकोज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ते चले जाते हैं। तो इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज लिंक टुगेदर बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना। कौन सा होता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और अमाइलोपेक्टिन में लीनियर चेन के साथ साथ ब्रांचिंग भी होती है, शाखाएं भी आ जाती हैं। ये देखिए, एक लाइन में ये जुड़ता चला गया, एक लाइन में ये जुड़ता चला गया, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये ऊपर वाली चेन नीचे वाली चेन से 1,6 ग्लाइको, मतलब कि जो छठा कार्बन ऊपर होता है CH2OH, उसका OH और इसके नीचे वाला OH, है ना, दोनों कंबाइन होंगे, वाटर निकलेगा और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना देगा। तो चेन, लीनियर चेन में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, जबकि ब्रांचिंग में 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। यह है अमाइलोपेक्टिन और यह है अमाइलोज। अमाइलोज में लीनियर चेन, इसमें लीनियर के साथ साथ ब्रांच चेन भी बनता है। तो ये दोनों मिलकर के स्टार्च का कंप्लीट स्टार्च बनाते हैं, जो कि
प्लांट सेल का रिजर्व फूड मटेरियल है। आया बात समझ में? क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नोट कर लीजिए इसको। तो अगले पॉलीसैकेराइड पे आते हैं, इसको कहते हैं सेलुलोज। तो स्टार्च के बाद अगला जो पॉलीसैकेराइड है वो है सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो हायर प्लांट्स का स्ट्रक्चरल मटेरियल है। हायर प्लांट मतलब कि उच्च वर्ग के जो पौधे हैं, है ना, उनका स्ट्रक्चरल मटेरियल, उनके स्ट्रक्चर में जो उनके सेल वॉल है, बाकी चीजें हैं, उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। दूसरी बात यह है कि ये लीनियर पॉलीमर है ग्लूकोज का, मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एक लाइन में, एक सीधी श्रृंखला में जुड़ते चले जाते हैं, अब इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती। तब आप कहेंगे कि भाई फिर अमाइलोज और सेलुलोज में क्या डिफरेंस है? अमाइलोज में भी सीधी चेन में जुड़ते चले जाते हैं, सेलुलोज में भी सीधी चेन में जुड़ते चले जाते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अमाइलोज में जो सीधी चेन में जुड़ते चले जाते हैं ग्लूकोज, वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के तहत, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के माध्यम से जुड़ते हैं ग्लूकोज के अणु, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। लेकिन इसमें जो होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ते हैं, और इसमें बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज यूज होता है ना। पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच क्रॉस लिंक की तरह जुड़ते चले जाते हैं, उसमें क्रॉस लिंक नहीं होता, उसमें सीधा सीधा होता है ना। तो इसलिए यही डिफरेंस है सेलुलोज में और अमाइलोज में। सेलुलोज और अमाइलोज में ये डिफरेंस है, क्लियर होनी चाहिए बात। सेलुलोज के बाद अगला है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है ब्रांच चेन पॉलीमर है ग्लूकोज का। ब्रांचिंग के तहत ये ऐसे जुड़ते चले जा रहे थे, वो ऐसे ब्रांच में जुड़ता चला जाएगा, ब्रांच में, ठीक है। और ये रिजर्व फूड मटेरियल है एनिमल्स का, है ना, मतलब जीव जंतुओं में। भाई प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल क्या था? हमने आपको बताया कि स्टार्च है। प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल संचित भोज्य पदार्थ, रिजर्व फूड मटेरियल को हिंदी में कहते हैं संचित भोज्य पदार्थ। तो संचित भोज्य पदार्थ प्लांट्स का क्या था? स्टार्च था। लेकिन एनिमल्स का, जीव जंतुओं का रिजर्व फूड मटेरियल, अगर थोड़ा बहुत लिवर वगैरह में रिजर्व करके फूड रखा जाता है तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में रखा जाता है। तो ये इतना ही है इस चैप्टर में, इतना ही है। ये हमने पूरा चैप्टर कार्बोहाइड्रेट टॉपिक खत्म कर लिया। इसमें अगर कोई डाउट हो, कुछ पीडीएफ फाइल्स की अगर आपको जरूरत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपको सभी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। और इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि पूरे चैप्टर को थॉरली, पूरा कायदे से डीपली स्टडी करिए। जितना भी चीजें बताई गई हैं उसको अच्छे से पढ़िए, उसको क्लियरली पढ़िए। एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार वीडियो देखिए। बार बार आप जब चीजों को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, कुछ बुक्स की हेल्प लेंगे, है ना। वैसे तो आपके सिलेबस के हिसाब से आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जमाना जो है, आईआईटी का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, आप लोगों को एनसीईआरटी बुक कंपल्सरी है। एनसीईआरटी बुक कंपल्सरी है। तो पहला कोशिश होनी चाहिए आपकी कि एनसीईआरटी बुक आप पढ़े नहीं। एनसीईआरटी बुक आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें समझ में ना आए, तो आप एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। हम आपको जो पढ़ा रहे हैं आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट करिए हर चीजें, क्योंकि वीडियोस हैं यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, है ना, हमेशा नहीं पड़े रहेंगे। कभी न कभी ये वीडियोस डिलीट करके हमें नए वीडियोस डालने होते हैं, तो नए वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, पुराने वीडियोस डिलीट होते रहेंगे। तो इसलिए जो भी पढ़े उसका प्रॉपर नोट्स बनाएं, तरीके से नोट्स बनाएं। नोट्स बना करके अच्छे से पढ़ें और उसके बाद एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। क्वेश्चन में जहां पे आपको कठिनाई होती है
है ना, वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप सिर्फ बताइए कि एनसीईआरटी बुक में सिर्फ दिस क्वेश्चन नंबर, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं आ रहा है, मैं क्लास में अपने वीडियो में वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी, ठीक है। आपको अगर कमेंट बॉक्स में दिक्कत हो रही है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है व्हाट्सएप नंबर है 9415670481। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। लेकिन व्हाट्सएप पे आए तो पहले अपना इंट्रोडक्शन दें, आपने कहां से मेरे लेक्चर्स पढ़े हैं आप बताएं, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन पूछें। जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या मैं अपने वीडियोस में उन क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी जरूरी है, मेरा काम है बताना, है ना, आपका काम है, आप लोग वो काम करते भी हो नहीं भी करते हो, है ना, लेकिन मेरा काम बताना है। मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करिए, ताकि आपको सभी वीडियोस टाइम टू टाइम बिना किसी रुकावट के मिलते रहें और आप सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।